अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर में से सबसे पहले फैक्टर है सबस्ट्रेट। अब आपको पता है सबस्ट्रेट क्या है, जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है उस चीज़ को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम का जो रेट है, रेट का मतलब है स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे ही हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन उसकी एक लेवल है, एक लिमिट है। उस लिमिट का नाम है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट तक वो इंक्रीज़ होगी, उसके बाद जो है एक्टिविटी जो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है ना एक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट का नाम देते हैं। एक जो रेट एंजाइम होती है, रेट होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट। उसके 2 रीज़न है। एक ये कि उसकी जो हाई क्वांटिटी सबस्ट्रेट की होती है एंजाइम से बढ़ जाती है, और दूसरी जो है एंड प्रोडक्ट बहुत सारी जो है अमाउंट के अंदर जमा हो जाती है। इसी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो पाती। हम उसको एक ईज़ी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर सपोज़ हमारे पास 50 जो है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास 50 सबस्ट्रेट है और हमारे पास 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, 100 एंजाइम है। अब ये जो रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट्स के अंदर ये जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, फॉर सपोज़ 200 प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। ठीक है, 200 प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं या 100 प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि 50 मॉलिक्यूल हैं तो हमने एक सबस्ट्रेट से 2 प्रोडक्ट हासिल किए। हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम नॉर्मल का नाम दे देते हैं। अच्छा, अगर हम क्या कर देते हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम वैसे कांस्टेंट रखेंगे, 100 ही एंजाइम है। तो ये जो है इसको भी हम 5 मिनट देते हैं, लेकिन इस 5 मिनट के अंदर ये जो प्रोडक्ट पैदा होती है वो कितनी पैदा होती है, वो प्रोडक्ट पैदा होती है 200 प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के 200 मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। इसका मतलब कि पहले 5 मिनट के अंदर 100 प्रोडक्ट्स पैदा हो रही थी, अब 200 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं सेम 5 मिनट के अंदर। ये किसकी वजह से हुआ है, हमने सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ किया है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो रेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ये क्या है, हाई रेट है। ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो मैंने कहा कि जैसे ही हम रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम मज़ीद क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1000 सबस्ट्रेट कर दें, लेकिन एंजाइम क्या है, वही हैं सेम, तो एक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। 5 मिनट के अंदर कितने पैदा कर पाएँगे, 5 मिनट के अंदर वही 200 पैदा कर पाएँगे। यानी एक्टिविटी अब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। हम चाहे यहाँ पे सबस्ट्रेट के कितने हज़ारों मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दें, लेकिन एक्टिविटी फिर भी वही रहेगी। 5 मिनट के अंदर 200 प्रोडक्ट, 5 मिनट के अंदर 200 ही प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि अब एक्टिविटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, एंजाइम की सैचुरेशन पॉइंट आ गई है। इसको हम ग्राफ के थ्रू अगर समझेंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनाएँगे कि ये जो है एंजाइम की रेट है, एक्टिविटी की रेट है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाएँगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद जो है एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जाएँगे, बढ़ती जाएगी, लेकिन जो एक्टिविटी है या रेट जो है वो क्या हो गया है, अभी फिक्स हो गया है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है या कांस्टेंट बन जाती है। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। तो सेम ही रहेगा सबस्ट्रेट की तरह। जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएँगे, एंजाइम के नंबर को बढ़ाएँगे तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट तक ही बढ़ेगी, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगी। सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है एक्टिविटी क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी या फिक्स हो जाएगी। इसका भी एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास पहले 50 एंजाइम थे और सबस्ट्रेट कितनी थी, 100 सबस्ट्रेट थी। ठीक है, 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल थे। तो ये रिएक्शन हो रहा था, ये भी फॉर सपोज़ हम टाइम 5 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर जो है एंजाइम रिएक्ट करके 200 प्रोडक्ट पैदा कर रहे थे, 200 प्रोडक्ट को पैदा कर रहे थे। अच्छा, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। हमने एंजाइम को बढ़ा दिया, एंजाइम के 100 मॉलिक्यूल लेके आए, तो एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी क्या हुआ कि पैदा 200 प्रोडक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कम टाइम के अंदर पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हुआ है तो यहाँ पे अढ़ाई
मिनट के अंदर प्रोडक्ट ये जो है वो पैदा होगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है रेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। रेट क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि टाइम जब डिक्रीज़ होता है तो रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, मतलब मोर स्पीडली जो है ना एंजाइम ने एक्टिविटी की है। अच्छा, अगर हम इससे भी ज़्यादा मज़ीद एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएँगे तो एक्टिविटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है? तो इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी एक मख़सूस रेट तक, मख़सूस हद तक क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्टिविटी रेट इंक्रीज़ होगा लेकिन रेट उसके बाद क्या हो जाएगा, फ़िक्स हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट के बाद। ठीक है? तो ये था एंजाइम का कंसंट्रेशन जो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। एंजाइम्स आर थर्मोलेबर, आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड हीट। ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं। ये वर्क करते हैं फिक्स टेम्परेचर पे, वर्क एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पे इनकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसके बाद इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर इस हिसाब से 3 बन जाते हैं। एक हमारे पास होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एट विच द एक्टिविटी the enzyme shows maximum activity, the enzymes shows maximum activity, जिसके ऊपर एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे। वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का ले लें, ह्यूमंस का ले लें, तो इसके अंदर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये टेम्परेचर 25 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएट करता है। अगर हम बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर देख लें तो इनका टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो है ना 43 तक एंजाइम इनके काम करते हैं। बैक्टीरिया के टेम्परेचर की रेंज बहुत ही बड़ी है। ये टेम्परेचर जो है ना 90 डिग्री तक जो है वर्क कर सकते हैं। 40 से लेकर 90 डिग्री तक बैक्टीरिया जो है उनके एंजाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम वर्क शो करेगा। और उसके बाद है हमारे पास दो सिचुएशन, या तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दोनों केसेस के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो हमारे पास दो टेम्परेचर है। पहला है हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, डिस्टर्ब होती है। फॉर सपोज हायर टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डीनेचर हो जाते हैं। अगर ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डीनेचर हो जाएंगे तो इनकी जो है वर्किंग वैसे भी क्या हो जाएगी, इनहेबिट हो जाएगी। अच्छा, ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी हम जो है ना वो अ, ऐसे देखते हैं कि जैसे फॉर सपोज़ हीट जो है, अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो वो बॉडी की हीट जो है आगे जाके एटम्स के अंदर क्या पैदा करेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और एटम की वाइब्रेशन की वजह से एंजाइम की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, शेप डीनेचर हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहेबिट हो जाती है। ठीक है, तो हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एंजाइम के जो एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। उसकी वजह से जो एंजाइम की जो शेप है या वो डीनेचर हो जाएगी। इसी वजह से एंजाइम की ग्लोबुलर शेप बिगड़ जाएगी और एंजाइम की एक्टिविटी भी इनहेबिट होगी। यानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर क्या है, बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक है एंजाइम के लिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लो टेम्परेचर पे बात कर लें, लो टेम्परेचर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। लो टेम्परेचर अगर फॉर सपोज एट मिनिमम टेम्परेचर की बात कर दें, एट मिनिमम, ये था मैक्सिमम,
अब हम मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर दें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। या साइटोप्लाज्म फ्रीज हो गया तो एंजाइम भी डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये जो फ्रीज एंजाइम जो हैं ये फिर से क्या हो सकते हैं, फिर से ये एक्टिव हो सकते हैं जैसे ही कंडीशंस क्या होंगी, फेवरेबल होंगी, तो ये एंजाइम फिर से क्या करेंगे, वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। यानी लो टेम्परेचर इतना खतरनाक नहीं है जितना हाई टेम्परेचर जो है वो खतरनाक होता है। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ की मदद से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ये क्या है, एंजाइम का रेट है, एक्टिविटी का रेट है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को हम शो करते हैं। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री से हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक्टिविटी भी एंजाइम की बढ़ती जाएगी। तो ऐसे कहा जाता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। एक्टिविटी डबल होगी, लेकिन वो कब तक डबल होगी, वो डबल होगी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद फिर से एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद एक्टिविटी फिर से क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर सपोज यहाँ पे 10 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 37 पे टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का, जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी का रेट जो है मैक्सिमम होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं डीनेचरेशन। ये क्या हो रहे हैं, डीनेचरेशन हो रही है एंजाइम की। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी, 37 पे हमारी बॉडी के एंजाइम क्या थे, मोस्ट एक्टिव थे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से क्या हो गए, डीएक्टिव हो गए। तो ये है ग्राफ। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच, कि पीएच का जो है एंजाइम की एक्टिविटी पे कौन सा इफेक्ट है। जिस तरीके से एंजाइम टेम्परेचर के सेंसेटिव हैं, इस तरीके से ये क्या है, पीएच के भी क्या है, सेंसेटिव हैं। अब हमारे पास पीएच किसको बोलते हैं, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम एक स्केल, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ों को हम उनकी मीडियम के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे एसिडिक मीडियम हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। ठीक है, तो जिसकी पीएच 1 से 6 तक होगी वो चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। और जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल या एम्फोटेरिक होगी। और जिसकी 8 से लेकर 14 तक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर की जो है ना, सबस्टेंस बोलते हैं। तो एंजाइम जो हैं ये भी क्या हैं, पीएच के सेंसेटिव हैं। एक फिक्स पीएच पे काम करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। ऑप्टिमम पीएच का मतलब है एट विच द पीएच एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम। जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उस पीएच को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। अच्छा, ये हमने पहले भी बात की थी कि ये स्पेसिफिक होते हैं पीएच के अंदर। कुछ एंजाइम जो हैं वो काम करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, जिनकी पीएच क्या होती है, जिनकी पीएच 1 से लेकर 6 तक होती है, वो एसिडिक होते हैं। और जिनकी जिस मीडियम या जिस लिक्विड की पीएच जो है वो 8 से लेकर 14 तक होती है, वो नेचर के अंदर क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो हैं वो सेंसेटिव हैं, फिक्स पीएच पे काम करेंगे। हमारे पास एक वेल नोन एग्जांपल होता है पेप्सिन का। पेप्सिन एंजाइम जो है जिसकी वो 1.4 पीएच पे काम करता है, और ये पीएच हमारे पास स्टमक में होती है। और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का एंजाइम है, प्रोटीन पे कैटालाइज करता है, रिएक्शन करता है। और इसका दूसरा जो है आइसोमर ही समझें, ट्रेप्सिन है। ठीक है, ये भी सेम नेचर का प्रोटीन है, लेकिन अलग अलग मीडियम के अंदर काम करते हैं। इस ये जो काम करता है 8.7 पीएच के अंदर। ठीक है, और ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की फ्लूइड के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोटीन को कैटालाइज करता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम इसकी मीडियम चेंज करके इसको हम स्टमक के अंदर लेके जाएं तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आएँ तो ये भी काम नहीं करेगा।
यानी ये एंजाइम भले ही एक चीज़ को कैटालाइज़ करते हैं लेकिन अपने अपने मीडियम के अंदर, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के। और एंजाइम की जो स्लाइटली चेंज होती है पीएच के अंदर, स्लाइट चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच क्या इफ़ेक्ट करती है? ये एक तो आयोनाइज़ कर देती है, किसको? आयोनाइज़ कर देती है एक्टिव साइट को। आयोनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है अमीनो एसिड वो क्या हो जाएँगे? आयोनाइज़ हो जाएँगे। उसके अलावा ये सबस्ट्रेट को भी एक्टिव जो है आयोनाइज़ कर देती है। आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट भी क्या हो गई? आयोनाइज़ हो गई। तो अब एंजाइम की एक्टिविटी वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? आयोनाइज़ हो जाती हैं और एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से एंजाइम जो है ना फिक्स पीएच पे काम करते हैं। अब हमारे पास जो फैक्टर हैं वो हैं वाटर है और उसके अलावा रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं। अब वाटर जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एंजाइम जो हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव करते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर। एंजाइम को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए? लिक्विड मीडियम चाहिए। अगर लिक्विड मीडियम नहीं होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं होगी। जैसे हमारे पास सीड का एग्जांपल है, सीड के अंदर एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं, सेल भी मौजूद होते हैं लेकिन एंजाइम वहाँ पे एक्टिव नहीं होते। जैसे ही उनको पानी दिया जाता है तो एंजाइम एक्टिव होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेल डिवीजन कराने वाले एंजाइम भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? तो सीड की जो है ना वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ये हमने जो है ना कंडीशन पढ़ी थी कि एंजाइम वर्क तभी करेंगे जब वाटर अवेलेबल होगा। अगर वाटर नहीं है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं होगी। और दूसरी बात है रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं एंजाइम के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये क्या कर देते हैं? डीनेचर कर देते हैं एंजाइम को। क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन का बना है और ये जैसे ही प्रोटीन से पास होते हैं तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। एंजाइम की स्ट्रक्चर या नेचर चेंज हो गई तो एंजाइम वैसे भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये रेडिएशंस भी क्या हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कोएंजाइम, जो कि अगर कोएंजाइम होगा तो एंजाइम मज़ीद एक्टिविटी से काम करेगा। और उसके अलावा एक्टिवेटर को डिस्कस किया था कि एक्टिवेटर भी क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर होते हैं जो मज़ीद एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मेटालिक आयन हो गए। उसके बाद हमारे पास इनहिबिटर का डिस्कशन है। इनहिबिटर, ये सारी हमने चीज़ें जो डिस्कस की हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, इन सारों को हम इनहिबिटर बोलेंगे। तो इनहिबिटर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ऐसे फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर का नाम देते हैं। दोज़ व्हिच reduce or inhibit the activity of enzyme, activity of enzyme, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स उनको बोलते हैं जो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, उनको हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर सपोज ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है? इसकी जो असल सबस्ट्रेट है वो ये है, ठीक है? यहाँ पे जो असल सबस्ट्रेट है जो फिट होगी इसकी स्ट्रक्चर के कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो ये होती है। लेकिन इसकी जगह अगर इन हमारे सेल को कोई भी रिएक्शन प्रोसेस क्या करना है? रोकना है, स्टॉप करना है, तो हमारा सेल जो क्या करेगा, इसके अंदर एक दूसरी सबस्ट्रेट जो है वो फिट कर देगा। तो वो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। अब ये जो चीज़ अगर इसके अंदर फिट हो गई है तो असल जो है इसकी सबस्ट्रेट ये है, ये क्या है? इनहिबिटर है। ये इसके अंदर अगर इनहिबिटर फिट हो गया तो ये सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगी और रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। इस टाइप के इनहिबिटर को हम नाम देते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो क्या करता है? ब्लॉक एक्टिव साइट, ब्लॉक द इनहिबिटर व्हिच ब्लॉक द एक्टिव साइट इज कॉल्ड हैज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है? जो एलोस्टिक साइट से जो करता है एंजाइम से अटैच होता है उसको हम नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। इनहिबिटर्स, फॉर सपोज ये हमारे पास एंजाइम है और कुछ ऐसे इनहिबिटर हैं
जो कि क्या करते हैं, एलोस्टिक साइट से एंजाइम पे अटैच होके एंजाइम की जो है वो शेप खराब कर देते हैं। और एंजाइम की अगर शेप खराब हो गई तो एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं होगी। फॉर सपोज ये एक्टिव साइट की जो है वो शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी मजीद नहीं होगी। तो इन एक्टिवेटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्या होते हैं, अटैच्ड एट एलोस्टिक साइट, एट एलोस्टिक यानी एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे अटैच होने वाले इनहिबिटर को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स